नमस्कार। हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और रहेगा भी। मई 2014 में मोदी सरकार होंद में आई और मोदी सरकार ने सपना देखा इसी कृषि को साथ लेकर आगे बढ़ने का, आधुनिक भारत बनाने का, और उनके साथ जुड़े उनके तमाम मंत्रालय, उनकी तमाम कैबिनेट। आज हम एक ऐसे ही मंत्रालय की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। आइए उनसे बात करते हैं। हरसिमरत कौर बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश में इस वक्त कई राज्यों में सूखे के हालात हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। इस तरह की चुनौतियों के साथ मोदी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, आपके मंत्रालय ने भी 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो लोगों के हितों के लिए, या खासकर आपके मंत्रालय की अगर बात करूं, तो किस तरह से काम हो रहा है, कैसे 2 साल आप देखती हैं? ये जो हालातों की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल में या पिछले 12 महीनों में पैदा नहीं हुए हैं। ये हालात लगातार देखें तो पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि पिछले कई सालों से जो नीतियां बनाई गई हैं, वो ऐसी नीतियां हैं जिन्होंने समय के साथ इवॉल्व करके ये हालातों में सुधार नहीं, लेकिन और भी तकलीफ़ें बढ़ाई हैं। सबसे पहले जो किसान की बात करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें प्राइस राइज किसान की फसल के साथ लिंक्ड है। सो जब लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम के वातावरण जैसे बदल रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं हर साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, हर साल कभी बारिश ज़्यादा पड़ गई तो बाढ़ किस आधे देश में आ गया, बाकी के देश में सूखा पड़ गया है। नहीं तो अब मेरे पंजाब की बात करें, जैसे हम 40% अन्न पूरे देश का पेट भरने के लिए चावल और गेहूं पंजाब और हरियाणा उगाते हैं। पंजाब सबसे ज़्यादा देश के सेंट्रल पूल में खाने में, खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा योगदान डालता है। पिछले 5 फसलों के समय हर समय कभी बरसात इतनी ज़्यादा ही पड़ गई, फसल पे नुकसान, कभी बरसात इतनी कम पड़ी कि सरकारों को और किसान को डीजल से, ट्यूबवेल से चला के और खर्चा करके अपनी फसल को बचाना पड़ा। और जो ये दोनों चीज़ें सही रही तो फिर कोई बीमारी लग गई। सो हर तरफ से, एक तरफ महंगाई की मार, क्योंकि इनपुट कॉस्ट सब केंद्र की सरकार तय करती है, आउटपुट MSP भी केंद्र की सरकारें ही तय करती हैं, ये पिछले टाइम से सरकारें करती आई हैं। और अब जो रिसेंटली अब ये मौसम की मार जो पिछले कुछ सालों से, सो हर तरफ से जहाँ किसान मुश्किल में है, और इस मुश्किल के कारण ऑब्वियसली जब फसलों का नुकसान होता है तो फिर जब मार्केट में फसल सस्ती होनी चाहिए उस टाइम महंगी हो जाती है, क्योंकि अमाउंट घट जाता है और इन्फ्लेशन। लेकिन मुझे मान है कि ये चीज़ों को जब पिछली सरकारों ने देख लिया होता तो शायद हालात थोड़े फ़र्क होते। इस सरकार ने आते सारी, आप ये भी जानती हैं कि जब हमने ये सरकार इनहेरिट करी तो कैसे पिछली सरकार के टाइम करप्शंस के क्या क्या बहुत सारे स्कैम्स और करप्शंस हुए थे। और हालात ये थे कि देश का खजाना बिल्कुल खाली ही नहीं था, खाली तो था लेकिन वी वर लिविंग ऑन बोरोड मनी। तो उन हालातों को पहले, क्योंकि सुधार करने के लिए हर एक चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पहले सरकार का पहला साल पूरा कि सुधार करने के लिए वो जो पुराने बोरोइंग्स हैं, ट्रेजरी के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, पैसे बोरो करके खर्चा करके दूसरी सरकार चली गई, पहले तो उसको ठीक किया। अब आई वुड से कि ये जो अभी बजट इस साल आया है, दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ वे जे कहा जाए, क्योंकि अब पैसे हैं काम करने के लिए। और इस सारे बजट का जोर बिल्कुल रूरल इंडिया और किसान के ऊपर ही फोकस इसलिए किया गया कि जब तक ये देश का किसान अपलिफ्ट नहीं होगा तब तक देश अपलिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हाथ में जब पैसे आएंगे और अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, तभी ये इन्फ्लेशन वगैरह दूसरी चीज़ों से कंज्यूमर भी बचेगा। तो आपने देखा कि केंद्र की सरकार का पूरा बजट जहाँ रूरल ओरिएंटेड था, वहाँ पे किसान जो अब इस पैसों के बोझ से, कर्जे से खुदकुशी कर रहा है, सबसे पहले ऐसा फसल बीमा योजना जो ऐतिहासिक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने सोचा तक नहीं कि कोई कैप ही नहीं रहेगा। पहले सारे योजना का जो फसल की बीमा होती थी, एक कैप होता था, इससे ज़्यादा आप करा ही नहीं सकते, और प्रीमियम इतना हाई होता था कि कोई किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये विदाउट एनी कैप एंड लोएस्ट प्रीमियम 1.5 या 2% किसान को देना होता है, और आप पूरा जितना 40,000 रुपये एकड़ तक आप करा सकते हैं। तो ये दिस इज़ आई वुड से रेवोल्यूशनरी, जहाँ किसान को
कम से कम कुदरत की मार से भी वो अपने आप को बचा सकता है, बहुत छोटा सा अमाउंट डाल के, बाकी केंद्र और राज्यों की सरकारें डालेंगी। सो जहां किसान को इस तरह से सेफगार्ड किया गया कि वो उसको अब खुदकुशी की तरफ आगे आइंदा में नहीं जाना पड़े, दूसरी तरफ पूरा फोकस रहा गया कि जैसे इरिगेशन, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यील्ड बढ़ाया जाए, वैल्यू एडिशन की तरफ देखते हुए जहां हमारे मंत्रालय का भी बजट बढ़ाया गया, लेकिन जिससे किसान जो नॉर्मल किसानी से ऑर्गेनिक की तरफ जाए उसके लिए भी एक बजट रखा गया, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज़ें और ज़्यादा महंगी बिकती हैं। सो हर तरफ से, चाहे सिंचाई होए, चाहे यूनिफाइड एग्रीकल्चरल मार्केट, एक इतना इनोवेटिव और मैं कहती हूँ फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेप कि 585 मंडीज़ को अब जोड़ दिया गया कि देश के किसी कोने से कोई किसान अपनी फसल बेचने के लिए जस्ट वाया कंप्यूटर वो उसको बेच सकता है। सो मेनी ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी स्टेप जिसका अब सीधा असर धीरे धीरे ग्राउंड पे नज़र आना शुरू होगा, और वो दिन दूर नहीं कि ये किसान के हालात में भी सुधार आएगा। और जैसे ये सुधरेंगे, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइसेस विल रिमेन इन कंट्रोल। एंड इसके साथ सीधा लिंक्ड मैं कह सकती हूँ, जो फार्मर की इनकम को डबल करने का हमारा एक निशाना हमने अगले 5 सालों में रखा है, इसमें फूड प्रोसेसिंग एक बहुत ही पिवटल और क्रूशल रोल प्ले करेगा। क्योंकि आज हर किसान की हम हर साल देख रहे हैं कि जैसे आबादी बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई आबादी के कारण ज़मीनें घट रही हैं, क्योंकि घर बनाने हैं, सड़कें बनाने हैं, हॉस्पिटल, स्कूल बनाने, तो ज़मीन घट रही है। तो देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न में कोई कमी ना होए जब ज़मीनें घट रही हों। तो इसके लिए प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा खाद्यान्न आज वेस्ट हो जाता है, हार्वेस्टिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टोरेज पे, जो बहुत बड़े अमाउंट में वेस्ट होता है, वो वेस्ट होने की जगह वो प्रोसेस हो जाए, और जब वो प्रोसेस हो जाएगा वो लोगों को खाने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग जहां एक तरफ वेस्टेज घटा के इन्फ्लेशन घटाएगा और कंज्यूमर्स के लिए प्राइस राइज को कंट्रोल में रखेगा, दूसरी तरफ किसानों के लिए आज हर किसान जो अपने खेत में उगाता है उसकी एक लिमिट होती है, वो किस रेट पे बेच सकता है, क्योंकि वो जाके बाजार में खुद तो नहीं बेचता, मंडी तक लेके जाता है, तो वो सारा पैसा मिडिल मैन जो आगे बाजारों में बेचता है और कंज्यूमर से उसको जाते हैं। जे हर किसान अपने फसल का कुछ हिस्सा वैल्यू एडिशन में लगा दे। जैसे आप देखते हैं कि आलू के रेट 2-2.5 रुपये होते हैं, लेकिन एक पोटैटो वेफर्स का पैकेट जो होता है वो कई 100 रुपयों में तक पहुंच जाता है। तो जे हर किसान, चाहे वो गेहूं उगाए, तो क्यों नहीं व्हीट के बिस्किट्स हो जाएं, मल्टीग्रेन आटा हो जाए, अलग अलग चीज़ें, उस कुछ थोड़ी क्वांटिटी उसमें से वो वैल्यू एडिशन करके अपनी वो सप्लीमेंट कर सके, इस तरफ जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत बिंदु हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फ़ौरन हाजिर होंगे। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल से। आइए उनसे चर्चा जारी रखते हैं। हरसिमरत से ब्रेक से पहले हमने बात की कि बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने, उनमें से कई ऐसी चुनौतियां हैं जमाखोरों की है, बिचौलियों की है, फूड स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका आपने जिक्र किया। तो किस तरह से इन चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या मैकेनिज्म्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही है कि आने वाले समय में इन पर काबू पाया जा सके? जी, लगातार पिछले 2 साल से इस पे काफ़ी एम्फोसिस दिया गया है। हालांकि ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट में कई डिसीजंस ली जाती हैं, जब देखा जाता है कि जमाखोरी के कारण प्राइस राइज हो रही है, तो वो होर्डिंग के ऊपर जो एक जगह पे आप कितना खाद्यान्न रख सकते हैं उसकी स्टॉक लिमिट्स की ऐलान किया जाता है। राज्य सरकारों पे पूरा प्रेशर दिया जाता है कि चेक करें कि इससे ज़्यादा कहीं पे ना हो।
जो पिछले समय में हमने देखा है पल्सेस के साथ, दालों के साथ भी हुआ है, और बहुत बड़े मात्रा में जो होर्डिंग थी जब उसको छुड़वाया गया तो फिर मार्केट में कीमतें भी नीचे आई। ये अनियंस के साथ भी अक्सर होता है। सो जहाँ एक तरफ से इसको देखा जा रहा है कि ये होर्डिंग घटाई जाए, अब रिसेंटली जैसे चीनी में भी आप देखेंगे कि पिछले समय में शुगर मिल्स के केन एरियाज़ बहुत ज़्यादा थे, जिस करके किसानों के जो केन एरियाज़ है वो कई हज़ार करोड़ों में थे, और सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिस कारण अब वो कई जहाँ पे कई 60,000 करोड़ के आसपास थे, अब वो 1000 भी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। तो जिससे किसान को फ़ायदा हुआ, उसको जो पैसे बहुत टाइम से ब्लॉक थे उनको वापस मिले, और चीनी मिलों को अपना कामकाज आगे चलाने का भी मौका मिला। सो ये जमाखोरी रोकने के लिए सरकार एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कदम लेती है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे पूरा निगाह रखती है, प्राइसेस पे भी निगाह रखती है। जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर तरफ से हम पेरिशेबल्स की प्रोसेसिंग को इनकरेज कर रहे हैं, अपने पार्क्स में भी उनको खास इंसेंटिव्स देके। पार्क्स की अभी बात की, मेगा फूड पार्क्स पर आ रही थी, ये एक नई रेवोल्यूशन है जो आपने मंत्रालय ने शुरुआत की है, इसके बारे में बताइए, क्या स्टेटस है, कितने फूड पार्क्स है जिनकी शुरुआत हो चुकी है, और किस तरह से किसानों को अपनी प्रेजेंस फील कराने का एक मौका इन पार्क्स में मिलता है? नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। जहाँ पिछले समय में 42 पार्क्स अलॉट किए गए थे और 6-7 सालों में केवल 2 शुरू हो सके थे, जबकि 24 महीने में उनको टाइम मिलता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टू बिकम ऑपरेशनल। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो हमने तकरीबन 6 ऑपरेशनल कर दिए हैं, और इस साल में 2-3 और हो जाएंगे। सो मेन थिंग बीइंग कि ये जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, एक तरफ ये ऐसा उद्योग है जिसमें किसान, इस उद्योग का रॉ मटेरियल किसान की फसल है। सो किसान की फसल की डिमांड बढ़ेगी जितने ये फूड पार्क्स ज़्यादा बनेंगे, और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा ये प्रोसेसिंग के साथ वेस्टेज घटेगी। सो हर तरफ से हमने देखा कि जो ये 8 पार्क्स जो ऑपरेशनलाइज हुए हैं, जिसमें से एक पतंजलि जो सबसे पहला पार्क था जो किया गया था, और उसमें कोई शक नहीं कि कितने फार्मर्स की लाइव्स को इम्पैक्ट किया है, उनकी रिम्यूनरेशन बढ़ी है, कई हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिला है इन पार्क्स में, एंड ख़ास तौर पे महिलाओं को हर पार्क में आप देखेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ये सारी महिलाओं से किया जाता है। सो किसानों पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, महिलाओं पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और जनरल यूथ में, जॉब क्रिएशन में, एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेशन में। सो मैं इस फर्म बिलीव की हूँ कि जब हमारे 42 के 42 तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दे आर ऑल इन द प्रोसेस, कोई होते हैं कई कारणों के कारण वो अपने आप ही विड्रॉ कर लेते हैं, क्लियरेंसेस ना मिलने के कारण या कुछ तरीके से। एट द मोमेंट जो 42 थे उसमें से 37 आर इन प्रोसेस, 37 में से 8 ऑपरेशनल हो भी गए हैं, 3-4 और अभी बंगाल में बहुत जल्दी होने वाला है एक और बाकी सब आर इन वेरियस स्टेजेस, उसको हम पुश कर रहे हैं। सो मेरा निशाना कि 24 महीने के अंदर 37 के 37 सारे हो जाएं, और वो हर स्टेट में 1 या 2 हैं, तो इमीडिएटली हम हर स्टेट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने लगेंगे, क्योंकि एक फूड पार्क कम से कम 12,000 किसानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाता है, और कई हज़ार नौजवानों को रोजगार भी देता है। मैं रोजगार पर ही आऊँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं अपने भाषण में या कहीं भी जाते हैं, कौशल भारत की विकास करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। कैसे आपका मंत्रालय इस नारे को लेकर आगे बढ़ता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है? अगर खासकर युवाओं की बात की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? सो आई वुड से कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारी ऐसी इनिशिएटिव्स ली जो जिसके बारे में बातें बहुत करते थे, लेकिन किसी ने कुछ खास ठोस करके नहीं दिखाया। जैसे मैं कह सकती हूँ, एक ये जो फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय है उसको एग्रीकल्चर से सेपरेट किया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर खुद इतना वास्ट था कि इस मंत्रालय पर ध्यान नहीं देने को टाइम नहीं मिलता था। अब क्योंकि अलग मंत्रालय बन गया है तो ये सारा फूड प्रोसेसिंग के पार्क्स हों, कोल्ड चेन्स हों, ये सब अब पुश हो रहे हैं। इसी तरह स्किल ट्रेनिंग, एक आज जो सबसे यंग नेशन दुनिया में गिना जाता है, जिसकी आबादी 50% से ज़्यादा 25 साल की उम्र और उससे कम की है, और 25 साल की उम्र के नौजवान का सबसे बड़ा बोझ जो उसकी नौकरी, रोज़गार, अपने परिवार को खिलाना पिलाना। तो ऐसे हालातों में ये यंग जो जनरेशन है, जे ये स्किल्ड हो, ये देश का कितना बड़ा एसेट बन सकती है, और यही जनरेशन जो अनस्किल्ड हो तो कितनी बड़ी लाइबिलिटी बन सकती है। और इसको पहचानते हुए मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मंत्रालय खोल दिया, और हर एक डिपार्टमेंट को, जितने भी मंत्रालय थे, सब में
स्पेशल फोकस टू स्किल डेवलपमेंट देने के लिए उनको जोर दिया गया। जैसे मैं अपने मंत्रालय की जब बात करूं तो हमने फूड प्रोसेसिंग में जितने सेक्टर्स होते हैं, पोल्ट्री का होए, डेयरी का होए, फिश का होए, पेरिशेबल्स का, फ्रूट्स का, वेज, हर सेक्टर में इंडस्ट्री से पूछा कि आपको लोगों को हायर करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं। जब उनसे स्किल्स लेके फिर हमारी जो संस्था है, एजुकेशनल संस्था निफ्टम, उनसे वो स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए कोर्स करिकुलम बनाया गया। और अब तकरीबन मेरा ख्याल हर स्टेट में 22-23 स्टेटों में बच्चों को उनकी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको रेडी बनाया जा रहा है कि वो किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जाके या तो नौकरी ले लें या फिर वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना कामकाज आगे बढ़ा सकें। सो ये हर सेक्टर में, कई सेक्टर्स में अब ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे बेकरी में कई हज़ार नौजवानों को हम दे भी चुके हैं ट्रेनिंग और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर लिया है। सो मुद्रा बैंक के साथ जोड़ के जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की स्कीम भी चलाई है, जहाँ बहुत सस्ते रेट पे नौजवान लोन लेके अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सो मेरे अपने क्षेत्र में जब मैं ले लूँ, कई सारे नौजवानों ने उससे लोन लेके अब अपना कामकाज आगे बढ़ाया। कुछ लेडीज़ ने एनिमल्स खरीद लिए हैं मिल्क के लिए, और कोई नौजवानों ने कुछ अपना दुकानदारी चलाने के लिए। चूंकि आपने अपने क्षेत्र की यहाँ पे बात की है, पंजाब एक ऐसा राज्य है पूरे देश पे जिसने ये ऐलान किया है कि फूड इंडस्ट्री में या इस प्रोसेसिंग में जो भी कोई काम करना चाहता है वो आए, आगे बढ़े और उसे सारे टैक्स माफ़ किए जाएंगे। तो जब इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इस तरह का जो बूस्ट मिलता है, क्या लगता है अगर पूरे देश में बाकी सरकारें भी अगर इस तरफ गौर करें तो लगता है कि जो युवा है जो आज सोचता है कि देश में उसके लिए कुछ है नहीं और वो बाहर का रुख करता है, तो वो शायद उसमें ठहराव आएगा। आई थिंक हर स्टेट आज की डेट में मैं कहूँगी कि जो उद्योगपति है वो एक किंग है और सारी स्टेट्स उनके पीछे भाग रही हैं कि आइए हमारे स्टेट पे करिए, क्योंकि ये आप इन्वेस्टमेंट समिट्स देखें, हर एक स्टेट कर रही है और हर की कंपटीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री मेरी स्टेट में आए, जिससे मेरी स्टेट का रेवेन्यू बढ़े, मेरे बच्चों को रोज़गार मिले। सो एवरीबडी इज़ गिविंग ऐसे टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं लोगों, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक फूड प्रोसेसिंग में इसलिए क्योंकि एक तो मेरा रिश्ता होने के कारण मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टेट एक मॉडल बने, क्योंकि ऑलरेडी फूड में एक पंजाब लीडर है, तो व्हाई नॉट इन फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो। एंड उससे दूसरे सीख सकेंगे कि जो किसानी स्टेट प्रोसेसिंग में आगे बढ़ सकता है। देयर स्कोप फॉर एवरीबडी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने सारे फूड प्रोसेसिंग में सारे टैक्स हटा दिए हैं। ITC एक अपने देश का सबसे बड़ा यूनिट पंजाब में लगा रहा है 75,000 करोड़ का, तो बहुत बढ़िया होगा। 2-3 फूड पार्क्स भी वहाँ पे हो रहे हैं। मैं अपने निफ्टम की तरफ से मैं सारे पंजाब में ऐसे कैंप्स लगवा रही हूँ जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि आप क्या उगाते हैं और उससे आप प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं। और उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मशीन है, ऐसे बनाएं, ऐसे आप बैंक से लोन लें, ऐसे कामकाज आप पैकेजिंग करें, ऐसे मार्केटिंग करें, और सरकार की तरफ से फिर ऐसा खोला जाए जहाँ वो अपनी मार्केटिंग करा सकें। सो सरकारें जहाँ हेल्प करती हैं तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। दैट टेक्स टाइम बट इवेंचुअली द रिजल्ट्स विल शो। एक मुझे ब्रेक लेनी, लेकिन बहुत ब्रीफली, बहुत संक्षेप में, मोदी जी ये भी कहते हैं कि अगला ग्रीन रेवोल्यूशन या तो ईस्ट से आएगा या नॉर्थ ईस्ट से आएगा। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? उनके पास जैसे का स्कोप है, बिकॉज हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट हो सकती है। सिक्किम इज ऑलरेडी द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सो इन द कंट्री। सो ये जो स्कोप नॉर्थ ईस्ट के पास है ये देश के और किसी हिस्से में नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली ऑर्गेनिक है। तो उनका बारिश भी बहुत होती है, पानी की कमी, अब जहाँ सारे देश में अब पानी के लिए लड़ाई होती है स्टेटों के बीच में, तो ये नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे इतने रिवर्स हैं, ना पानी की कमी है ना बरसात की कमी है, ऑर्गेनिक वो नेचुरली है। तो ये ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल वहाँ पे है कि जिस दिन टैप होके उसको सही सपोर्ट दे जाए, इट विल बूम। जी, तो ये एनर्जी आप में कहाँ से आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसे खुद मोदी जी कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर ज़्यादा इसको बूस्ट किया जाए तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। किस तरह से इस पर रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, कैसे लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कैसे आपका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है? आई थिंक अवेयरनेस फैलाने के बिना ही अवेयरनेस फैल रही है। जैसे आई एम श्योर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जिस तरह आजकल सब्जियों और फलों में कैसे राइपनिंग के लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे वो मेडिसिन्स में रखा जा रहा है उनको करने के लिए, एज कंज्यूमर्स आप और हम चाहते हैं कि हम ये पेस्टिसाइड फ्री खाना, हमको गेहूँ, आटा, सब्जी, फल ऐसे मिले, और जब ढूंढने जाते हैं वो मिलता नहीं है। सो आई थिंक डिमांड तो इतना ज़्यादा है कि सप्लाई में कमी है, और ये सप्लाई को पूरा करने के लिए जैसे मोदी जी ने ये देखते हुए एक अलग बजट रखा है स्पेशली ऑर्गेनिक को प्रोत्साहन देने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी है तो विदाउट फर्टिलाइज़र यूज़, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है डाइवर्सिफिकेशन में, लेकिन किसान भी कर रहे हैं और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है, मार्केट भी वहाँ पे है। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की आई थिंक अभी ज़्यादातर जितना पोटेंशियल है अभी वही नहीं टैप हुआ, पर नॉर्मली रिसर्च आई एम श्योर हमारी तरफ से तो रिसर्च नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई मेरे पास आए कि एक ऑर्गेनिक मेगा फूड पार्क लगाया जाए जहाँ पे सब कुछ खाने की चीज़ से पीने की चीज़ से हर एक चीज़ ऑर्गेनिक हो और पेस्टिसाइड फ्री हो। सो आई एम स्टिल होपिंग, अभी ऐसा कोई मेरे पास आया नहीं है ऐसी चीज़ मांगने के लिए, बट आई एम थिंकिंग कि अगले फूड पार्क्स जब अलॉट होंगे उसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि जो कोई ऑर्गेनिक मेगा फूड पार्क लगाएगा तो उनको प्रायोरिटी में दिया जाएगा, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी रेवोल्यूशनरी कि एक नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा फूड पार्क लग जाए जो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें बनाए, एंड वो एक अपनी तरफ से एक बहुत पहल होगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात से इस जवाब की शुरुआत की कि जिस तरह से नकली फ्रूट्स और ये सब इंजेक्शन चीज़ें चलती हैं, कैसे इन पर लगाम कसने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत चिंताजनक विषय है जो आज बहुत लोग परेशान भी है, छोटे बच्चे वो चीज़ें खाते हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो आप इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट जो होता है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पर क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के साथ इनको क्लोजली लिंक्ड होता है तो लगातार मेरी बातचीत रहती है। सो आई थिंक FSSAI ने काफ़ी चेंजेस पिछले कुछ महीनों में करे हैं, एंड उनकी रेगुलर स्टेट्स के साथ इंटरेक्शन होती है, उनके अपने इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो जाके इन पे चेकिंग रखते हैं। अब रिसेंटली मैं भी पढ़ रही हूँ कि काफ़ी कुछ जैसे स्ट्रीट फूड में जो करते हैं, जो बेचते हैं, हर कोने में हम देखते हैं कोई ना कोई खड़ा है, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके हाइजीनिक पैरामीटर्स को चेक करने के लिए काफ़ी कुछ सरकार कर रही है। और FSSAI ने ये भी कि हर पैकेट के लेबल पे एक्सपायरी डेट ऐसी, अब जैसे पहले होता था काले में लिखा है, जब एक्सपायर हो जाएगा वो अपने आप ही वो लाल हो जाएगा। सो कई ऐसी इनोवेटिव स्टेप्स FSSAI ले रही है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। अब ये घरों में बन रही है चीज़ें, बड़े उद्योगों में बन रही है, छोटे किराने की दुकान में बिक रही है, स्ट्रीट साइड में बिक रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जहाँ पे ऐसा चेकिंग हो जो एक इंस्पेक्टर राज की तरह हैरेसमेंट भी ना हो, बट एट द सेम टाइम पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे। इसको हमारे जैसे बड़े देश में इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना कोई आसान काम नहीं है, बट आई थिंक जिस तरह से FSSAI जिस कोशिशों के साथ वो ऐसे इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ कोशिश कर रही है और अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, तो ज़रूर सुधार होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने गलत काम करना है और ये इंजेक्शंस लगाने हैं और अलग अलग चीज़ें करनी है, तो पब्लिक की अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। वो दाल का रंग ऐसा हो, सब्जियों में, क्योंकि हर एक चीज़ में अब कल मिलावट, दूध से लेके मिठाई से लेके हर एक चीज़, तो कंज्यूमर को भी एजुकेट और अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ राज्य सरकारों के साथ मिल के सेंटर की सरकार ऐसे नॉर्म्स बनाए जो स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हो, पनिशमेंट ऐसी हो जिससे लोग करने से डरें और इन्फोर्स किया जाए। अब ये नहीं कि जेल हो गई, बेल में छूट के आप आ गए या फिर वो काम करने लग गए। आप अकाली दल से आती हैं, अकाली दल का और NDA का बहुत पुराना अलायंस है। जब अलायंस केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक एनर्जी और एक बूस्ट और एक वो तालमेल और एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपको कैसा लगता है, किस तरह की सपोर्ट आपको मिलती है, या बाकी मंत्रियों को भी देखती हैं जो अलग अलग अलायंस से भी आते हैं, तो किस तरह का एक वो जो एक बूस्ट है, ये एक एनर्जी जो आती है, आप कैसे देखती हैं? I mean, are you satisfied? आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, टोटली सेटिस्फाइड नहीं, मोर देन सेटिस्फाइड, बिकॉज आई थिंक जो एनर्जी हमारी प्रधानमंत्री एग्जूट करते हैं
दैट इज़ अ बेंचमार्क दैट एवरीवन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू उस लेवल पे पहुंचने के लिए। वो एक ऐसे इंसान है जो मुझे लगता है 24 घंटों में से 18 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं। 2 साल में मैंने तो देखा नहीं कि किसी एक संडे को भी ऑफ लेके उन्होंने रेस्ट किया हो, छुट्टी तो दूर की बात। तो ये हालत है कि आपको भी छुट्टी नहीं लेनी थी ना? हाँ, तो ये मैं कहने लगी थी, अब जब बच्चे कहते हैं छुट्टी पे लेके जाओ, छुट्टी का नाम सुनते ही डर लगता है कि हमारे तो बॉस ऐसे हैं जो छुट्टी शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। सो बिकॉज ही वर्क्स सो हार्ड, उनका खुद का स्टैंडर्ड ऑफ यू नो हिज रिजल्ट ओरिएंटेड जितने हैं, वो इतना ज़्यादा रिजल्ट अब खुद से मांगते हैं कि अपनी कैबिनेट से भी वो भी डिमांड करते हैं। एंड रेगुलरली मॉनिटर होता है, विच इज़ व्हाट इज़ वेरी गुड। ऑफिसर्स भी मॉनिटर होते हैं, मंत्री भी मॉनिटर होते हैं, आपका इस मंत्रालय जो काम कर रहा है, मंथली रिपोर्ट्स भी दे जाते हैं कि आपने काम किया है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग इट। एंड बिकॉज यू नो कि आपको अब 1 साल खत्म हो गया, आपने दिखाना है कि पिछले साल से आपने इस साल क्या ज़्यादा किया है, अकेले पब्लिक को नहीं लेकिन अपने बॉस को भी आपने जवाब देना है। सो एवरीबडी इज गॉट टारगेट्स कि मैंने अपने इस साल में ये करना है, एंड यू वर्क टुवर्ड्स दोज टारगेट्स, एंड व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स अ टारगेट तभी तो वो ग्राउंड में वो इम्पैक्ट करेगा। जी बिल्कुल, कैबिनेट तक पहुंचना ये भी एक बहुत बड़ी रेस है, जनता आपको चुन के यहाँ तक भेजती है। पंजाब इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरह से आप इस फाइट को देखती हैं? इस बार आप भी मैदान पे है, कांग्रेस भी पूरी कमर कस के तैयार है, कैसे देखती हैं आप इस लड़ाई को? 9 साल आपकी सरकार ने वहाँ पर पूरे कर लिए हैं, तो अब आगे आने वाले चुनावों में किस तरह की तैयारी है और कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी, क्योंकि नॉर्मली पंजाब में 2 पार्टियों की लड़ाई रही है और एक रिवॉल्विंग डोर गवर्नमेंट गई है कि एक जाती है और दूसरी आती है। इतिहास था, इस इतिहास को पहली बारी हमने ब्रेक करके हिस्ट्री क्रिएट करी जब दोबारा अकाली दल बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। आज एक तीसरा नई पार्टी मैदान पे आई है, जिसका नई पार्टियों का ये होता है कि जैसे मर्जी झूठे सच्चे वादे कर दो, देयर इज नथिंग टू कंपेयर विद कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। सो द स्काई इज द लिमिट, कुछ भी बोलते हैं। जैसे दिल्ली में बोलते थे ये नई आम आदमी पार्टी, दिल्ली में लोगों को क्या बोलती थी 2 साल पहले, हर एक नौजवान को नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बिजली के बिल नहीं आएंगे, पानी के बिल नहीं आएंगे, हर मोहल्ले में स्कूल होगा, अस्पताल होगा। तो ऐसी रोजी पिक्चर पेंट करी कि इतनी बड़ी बहुमत से उनकी सरकार बनी, और आज की डेट में उनके खुद के पार्टी के लोग, कोई उस पर स्याही फेंक रहा है, कोई जूता मार रहा है, तो कोई स्कूटर वाला थप्पड़ मार रहा है मुख्यमंत्री को, मतलब डिसइल्यूजमेंट करके पार्टी में एंड काडर में। सो ये सेम चीज़ अब अकाली दल इज़ वेरी क्लियर। हम पिछली बारी आए, हम डेवलपमेंट के प्लैंक पे, इसमें कोई शक नहीं कि जैसी वेलफेयर स्कीम्स अकाली दल फार्मर से लेके बुजुर्ग से लेके गरीब से लेके हर वर्ग को जैसी वेलफेयर स्कीम्स अकाली दल ने पंजाब के इतिहास में, क्या मैं आज कह सकती हूँ किसी स्टेट के, दिल्ली के इतिहास में आप ले लीजिए, पंजाब के इतिहास में और किसी स्टेट के इतिहास में, वो वेलफेयर स्कीम्स कोई और पार्टी मैच नहीं कर सकती। इसी तरह जो डेवलपमेंट के काम किए गए हैं 9 साल में, जो बिजली के 12-13 घंटों के कट लगते थे, खेतों में आती थी, अब बिजली सरप्लस कर दी है। सड़कों का ऐसा जाल, बड़े बड़े हाईवे जो पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में इस साल के आखिर के बाद 2.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ पीने के पानी की कमी थी, RO सिस्टम लगा के रोको, नहरी पानी। सो हर क्षेत्र में मैं कह सकती हूँ, एजुकेशन में हम 14th पे थे, 14th पोजीशन पे ऑल इंडिया में जब सरकार संभाली। आज की डेट में हम पहली पोजीशन में गिने जाते हैं। 72,000 टीचरों की भर्ती, 1.5 लाख सरकारी नौकरियाँ। सो हर तरफ से हमने जिस दिन रात मेहनत करके, आप बादल साहब की मेहनत तो वो सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे से काम पे लग जाए, रात के 12 बजे तक। सुखबीर जी अलग, पूरी पार्टी अलग। सो आई वुड से कि अकाली दल का जो काम करने का जितनी बादल साहब में जैसे क्षमता है, तो एंड लाइक द लीडर पुशेस द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो अकाली दल ने जितना काम करके दिखाया है, ये तो लोग भी मानेंगे और निकार नहीं सकते कि उसकी बराबरी आज से पहले कोई सरकार कर नहीं सकी। बिल्कुल। तो आपको छुट्टी कहीं मिल नहीं सकती है, आपके घर पे भी बहुत काम होता है, बादल साहब आपसे बहुत काम लेते हैं, मोदी सरकार है, आपको काम करना है। आपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।